नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं सदाचारण में। तो चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय का जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में 26-27 नवंबर को, उसका ही डी प्लेटफॉर्म का एक क्वेश्चन बैंक आया है जो कि बीएसएससी 2011 से लेके 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछा है उन सभी का कलेक्शन है इस बुक में, जिसका वॉल्यूम 1 है। तो इसमें टोटल 10 सेट है। तो पहला सेट आज मैं करने जा रहा हूँ। 18 दिसंबर 2011 में पूछा गया जीके और जीएस का जितने भी क्वेश्चन है सब करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जैसे कि आप सभी को पता है, ये एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम जो है ये नवंबर लास्ट में यानी कि 26-27 नवंबर तक टेंटेटिव डेट दिया गया है कि उसमें होने वाला है। तो माँ तैयारी अपना जोरों शोर से कीजिए। समय देखा जाए तो काफ़ी कम है और आप जानते हैं कि बीएसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है। तो तैयारी अच्छे से कीजिए और आप जानते हैं इसमें सीट भी अच्छा खासा है, 2187 टोटल सचिवालय सहायक में सीट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्लास शुरू करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक दिन में टोटल 9 सेट करा दूँगा। अगर इस एक दिन में 9 सेट जो बाकी है इसको एक ही दिन में करा दूँगा, यानी कि मास्टर डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा भी देता हूँ कि देख लीजिए बीएसएससी सचिवालय सहायक में जो 18 दिसंबर 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र जो है ये आपका खरगवासला में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरगवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी खरगवासला में है। ठीक है, यह भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक के शिव समुद्रम से 1902 में शुरू किया गया था। यह कावेरी नदी पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से इसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो कौन थे? तो तांती टोपे जो थे, इन्हें अपने मित्र के द्वारा धोखा मिला था जिसके कारण ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गए और उन्हें मार दिया गया था। तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर क्या किया था, पकड़वा दिया था। कौन है? मान सिंह ने। तो चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में ये पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को रखा गया था। और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था और 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनता है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडक्लिफ रेखा जो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधित है। और डुरंडो रेखा की बात की जाए तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। सही तिथि क्रम पूछा गया है कि SLV 3 लॉन्च कब किया गया था, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना,
या 4 पोखरण वन परीक्षण। तो देखिए PSLV जो 3 लॉन्च हुआ था ये आपका 2001 में लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22, यानी देखा जाए तो पहले जो है बांग्लादेश का बनना होगा 1 नंबर पे। उसके बाद पोखरण परीक्षण जो हुआ था बांग्लादेश 1971 में बना था। उसके बाद पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। सिक्किम 22वां राज्य कब बना था? 1975 में। यानी कह सकते हैं 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए आपका, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसोंग ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो भारत का भ्रमण हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 629 AD में भारत यात्रा पर आया था। वे लगभग कितने 15 वर्ष तक भारत में रहा था, चीनी यात्री जो था। चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 1979 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भाखरा नागल बांध स्थित है। तो भाखरा नागल बांध स्थित है, ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है, क्या वर्णन है? कश्मीर का इतिहास। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ये आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित होती है? तो मैगिनोट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित होती है। तो ऑप्शन बी सी जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी का उद्गम क्या है? तो सतलुज नदी का उद्गम जो है चीन में है, यानी कि ये तिब्बत में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप को अंगीकार किया था। और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पे फहराया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, तो पहली बार 1911 में गाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को गाया गया था। और भारत सरकार इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में क्या किया था? अपनाया गया था। और इस गान की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड की है। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो आम है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दुनिया का नवीनतम देश की बात की जाए तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान 2011 में अलग स्वतंत्र या गणतंत्र हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की बात की जाए तो अपना बिहार है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो ये पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक 40 वर्षों तक भारत में राज किया और उसका राजधानी पाटलिपुत्र था। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, कौन है? बिहार से। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार जो हैं ये आपका इंजीनियर है। और नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7 बार, अब शायद 8वां बार अभी जो सरकार गिराए फिर बने हैं, तो 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के शपथ उन्होंने अभी तक लिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है?
एशियन का सदस्य नहीं है, एशियन का सदस्य जो है बांग्लादेश नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है और 24 अगस्त 1996 से भारत इसका पूर्ण संवाद सहभाग भी रहा है और वर्तमान में इसका सदस्यों की संख्या का देश है 10 है। और एशियन के सदस्य देखा जाए तो म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है तथा सिंगापुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो आपका बिहार है जहाँ से प्रथम चुना गया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो कहिए अभी सिवान जिला से ही वो रिलेटेड हैं, ठीक है। पहले वो सारण पहले जिला था, अभी कट के सारण कमिश्नरी हो गया है जहाँ हम लोग रहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था तो ये पटना में। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1666 ईस्वी में हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह किस विभाग के मंत्री थे। तो ये आपका खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये न्यूजीलैंड है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है। तो ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नीदरलैंड जो है इच्छा मृत्यु को देने वाला कानूनी रूप से पहला राज्य हो गया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप मरना चाहते हैं तो आपको इच्छा मृत्यु दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। ये चुनाव आयोग। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1971 में हुआ था। ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बैल बाकर कप प्रदान किया जाता है। तो ये मुक्केबाजी के लिए। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। तो ये आपका सिंधु तथा झेलम के बीच में। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो ये सन्यासी विद्रोह। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा गया है, सत्य नहीं है पूछा गया है। उत्तर में है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में गायक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक गंगूबाई हंगल है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका हैदराबाद में है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं
तो ये लिएंडर पेस हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये लव जो है टेनिस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे, उस वक्त का ये है, ये स्कॉटलैंड में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन गार्डन की बात की जाए तो ये मैसूर में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस राज्य का नाम बताया जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो वो राज्य आपका कौन सा है, तो बिहार राज्य है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य से सबसे ज़्यादा सेंट्रल मिनिस्टर रेलवे में बने हैं ललित नारायण मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार तथा लालू यादव। और भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो ग्रेग जोन्स जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो श्री एच.आर. भारद्वाज की बात की जाए तो ये राज्यपाल कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटक के हैं, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार का राज्यपाल अभी कौन है, तो श्री फागू चौहान है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, उसका आंसर जो है आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, यानी कि सिम का अर्थ देखा जाए, सिम का अर्थ होता है, एस से होता है सब्सक्राइब, आई से होता है आइडेंटिफिकेशन, एम से होता है मॉड्यूल। क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर, आइडेंटिफिकेशन, मॉड्यूल, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो सबसे अधिक क्या चमकता है, शुक्र, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह होता है, इसे पृथ्वी की भग्नी भी कहा जाता है। समुद्रीय शीतल पवन बहती है, तो समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर, तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी। अगर सरल लोलक आवर्तकाल होता है टी बराबर 2π√L/g होता है। बात सुन, आवृत्ति क्या होता है, 1/आवर्तकाल टी होता है। यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे, कहाँ से जाएगा तो केवल तरंगदर्श तथा वेग क्या होंगे, प्रभावित होंगे, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए ऊपर हवा है नीचे कांच है, ये यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से विचलन करेगा ये आपका, तो ये क्या होता है, प्रकाश जो होता है प्रकाशीय सघन माध्यम से प्रकाश का वेग कम, जबकि विरल माध्यम से क्या हो जाता है, अधिक होता है। और जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय यानी कि रेल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वो माध्यम के पृष्ठ पर खींचे हुए लंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पिंड की कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या हो जाएगा। कुल दूरी क्या हो जाएगी, औसत वेग होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक एक दूरी है, टोटल लंबाई मान लीजिए 2x है, आधा जो है v1 वेग से करता है, आधा v2 वेग से करता है। ठीक है, तो औसत वेग कुल दूरी बटे समय, मान लीजिए टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2x, आधा जो है आधा x1 मान लीजिए v1 से, x2 v2 से। अगर इसका करेंगे LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v1 LCM v1 इंटू v2 हो जाएगा, v1 कटेगा तो ये हो जाएगा x v2 प्लस v2 यानी कि x v1। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा v1 प्लस v2 बटा v1 इंटू v2, x से x कट जाएगा यानी ये हो जाएगा 2v1 बटा v2, 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य जो होता है तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है,
प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना क्या होता है, पर्दे की भांति काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है, तो उसका होता है कि सेटिंग के दर को क्या हो जाता है, मंदित करना, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है ये आपका मीथेन होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो ये मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो -40 डिग्री जो होता है इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप निकाल सकते हैं C/100 बराबर F माइनस 32/180, इस पर आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो मंदक का काम कौन करता है, भारी जल जो होता है ये आपका मंदक का काम करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग क्या होते हैं, तो ये आपका एम्फिस्मा जो होता है ये इसका कारण होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन जो है ये कहाँ उत्पादित होता है, तो ये पेनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ क्या होती हैं, तो ये आपका फिबुला तथा टिबिया होती हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग जो है ये दाब प्रवणता से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित होता है, तो ये वायरस संबंधित जो होता है प्रोग्राम से होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और अधातु में सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये आपका वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस जो है ये कौन है, तो वातावरण में प्रचुर मात्रा में गैस की बात की जाए तो ये आपका नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और बस यहीं तक है। चलिए अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।